मानव शरीर के ठीक बीचों बीच एक ऐसा तेज तेजाब उबल रहा है जो किसी कार की बैटरी में पाए जाने वाले एसिड जितना ही खतरनाक है। हाँ बिल्कुल। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है ना? मतलब अगर उस एसिड की महज एक बूंद हमारी त्वचा पर गिर जाए तो वो उसे बुरी तरह जला सकती है, लेकिन फिर भी हमारा पेट सुरक्षित रहता है और हम बड़े आराम से अपना जीवन जी रहे होते हैं। सही बात है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो टीवी विज्ञापनों में या सुपरमार्केट के शेल्फ पर रखी पानी की बोतलों और महंगे साबुनों पर एक शब्द बार बार चमकता हुआ दिखता है, पीएच बैलेंस्ड। बहुत आम बात हो गई है आजकल ये। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी पीएच की पूरी अवधारणा को खंगालने वाले हैं। हमारे पास आज जो स्रोत सामग्री है वो एक बहुत ही लोकप्रिय यूट्यूब एजुकेटर के लेक्चर नोट्स हैं। हमारा मिशन बस ये समझना है कि क्या ये पीएच बैलेंस्ड महज कोई मार्केटिंग का नया हथकंडा है या रसायन विज्ञान का कोई ऐसा मौलिक नियम जो हमारे वजूद को ही बनाए हुए है। इस चर्चा का विषय वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की दुनिया में पीएच सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये प्रकृति का एक बहुत ही सटीक और काम करने वाला नियम है। तो ये जो यूट्यूब एजुकेटर के नोट्स हैं, इनमें खास क्या है? देखिए, स्रोत सामग्री में जिस एजुकेटर के नोट्स का जिक्र है, उनका पढ़ाने का तरीका इसलिए दिलचस्प है क्योंकि वो इसे सिर्फ क्लासरूम के ब्लैकबोर्ड तक सीमित नहीं रखते। वो इसे इस तरह से पेश करते हैं कि एक उत्सुक छात्र या कोई भी सीखने वाला ये समझ सके कि आखिर कोई चीज खट्टी क्यों है, कोई चीज कड़वी क्यों है, और इन सब के पीछे कौन सी मशीनरी काम कर रही है, राइट? एकदम सही। तो आज हम सिर्फ रट्टा मारने वाली परिभाषाओं से आगे बढ़कर इसके काम करने के असली तरीके यानी इसके मैकेनिज्म पर बात करेंगे। मैं समझाती हूँ कि ये कितना दिलचस्प हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसके मूल अर्थ से ही शुरुआत करते हैं। जब हम एसिडिटी मतलब अम्लीयता या बेसिसिटी की बात करते हैं तो इसे मापने का तरीका क्या है? अक्सर लोग पीएच को एक स्केल या पैमाने के रूप में देखते हैं जो 0 से 14 तक जाता है। तो क्या हम इसे एक थर्मामीटर की तरह देख सकते हैं? थर्मामीटर की तरह? हाँ, मतलब जो किसी तरल पदार्थ के खट्टेपन या कड़वाहट का तापमान बता रहा हो। थर्मामीटर एक बहुत अच्छा शुरुआती उदाहरण है, लेकिन ये पूरी तस्वीर साफ नहीं करता। मैं बताती हूँ क्यों। थर्मामीटर में तापमान एक समान गति से बढ़ता है, लेकिन पीएच स्केल थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। पहले ये 0 से 14 वाले हिस्से को समझते हैं। हाँ, ये नंबर आते कहाँ से हैं? तो इस स्केल के ठीक बीचों बीच जो 7 नंबर है उसे न्यूट्रल या उदासीन कहा जाता है। शुद्ध पानी इसी 7 नंबर पर आता है। अब जैसे जैसे हम 7 से नीचे जाते हैं, मतलब 6, 5, 4 से लेकर 0 तक, तो चीजें एसिडिक यानी अम्लीय होती जाती हैं। अच्छा, और 7 से ऊपर? और जब हम 7 से ऊपर जाते हैं, 8 से लेकर 14 तक, तो चीजें बेसिक या क्षारीय हो जाती हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है मेरे मन में, जिसका जवाब अक्सर साधारण किताबों में नहीं मिलता। क्या सवाल? ये स्केल 0 से 14 तक ही क्यों है? मतलब विज्ञान में ये 14 नंबर ही क्यों चुना गया? ये 10 या 100 पर जाकर क्यों नहीं रुक जाता? ये नंबर किसी ने अपनी मर्जी से तो तय नहीं किए होंगे ना? अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार तकनीकी सवाल है। 14 का जो नंबर है वो हवा से नहीं आया है, बल्कि ये पानी की अपनी रासायनिक बनावट से निकला है। विज्ञान में इसे ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, बहुत ही सरल भाषा में समझे तो पानी के अणु यानी H2O वो लगातार टूटते और जुड़ते रहते हैं। अच्छा, वो स्थिर नहीं होते? बिल्कुल नहीं। और जब वे टूटते हैं तो वे 2 तरह के आयन बनाते हैं। पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन जिसे H+ कहते हैं, और नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH-। एक न्यूट्रल पानी में इन दोनों का गुणनफल मतलब इनका प्रोडक्ट हमेशा एक निश्चित संख्या होता है। और वो संख्या क्या है? वो संख्या है 10 की घात -14। ओ, तो इसका मतलब है कि ये 14 का नंबर सीधे तौर पर पानी के अणुओं के टूटने की गणितीय सीमा से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये प्रकृति द्वारा तय की गई एक निरपेक्ष या एब्सोल्यूट सीमा है। इसीलिए स्केल 14 पर खत्म होता है। अब बात करते हैं कि ये थर्मामीटर से अलग कैसे है। पीएच स्केल असल में भूकंप मापने वाले रिक्टर स्केल की तरह काम करता है। रिक्टर स्केल मतलब एक्सपोनेंशियल? हाँ, ये एक लॉगरिथमिक स्केल है।
इसका मतलब ये है कि स्केल पर एक नंबर नीचे जाने का मतलब ये नहीं है कि एसिडिटी सिर्फ एक पॉइंट बढ़ी है, बल्कि इसका मतलब है कि एसिडिटी 10 गुना बढ़ गई है। एक मिनट इसे थोड़ा और खोलते हैं। अगर कोई चीज pH 6 पर है और कोई चीज pH 5 पर है, तो pH 5 वाली चीज 10 गुना ज्यादा एसिडिक है। एकदम सही। और अगर हम pH 7 से pH 5 पर आते हैं तो वो 10 गुना 10 यानी 100 गुना ज्यादा एसिडिक हो जाती है। बाप रे। हाँ, और pH 4 वाली चीज pH 7 के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा एसिडिक है। इसीलिए जब हम 0 या 1 pH की बात करते हैं तो वो कोई मामूली तेजाब नहीं होता, वो विनाशकारी रूप से शक्तिशाली होता है। ये रिक्टर स्केल वाला उदाहरण चीजों को बहुत स्पष्ट कर देता है। लेकिन जब हम स्रोत सामग्री के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो एक ऐसा गणितीय सूत्र सामने आता है जिसे देखकर अक्सर विज्ञान के छात्रों को भी पसीना आ जाता है। मैं समझ सकती हूँ आप किस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। हाँ, वो सूत्र है pH बराबर -log H+। मतलब ये माइनस साइन, ये लॉग और ये ब्रैकेट, ये सब देखकर तो लगता है जैसे रसायन विज्ञान से ज्यादा ये किसी जटिल गणित का सवाल है। क्या इस सूत्र के पीछे के तर्क को किसी सरल तरीके से डिकोड किया जा सकता है? इस सूत्र को देखकर घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन YouTube एजुकेटर ने अपने नोट्स में इसे बहुत ही तार्किक तरीके से समझाया है। इसके पीछे का कारण ये है कि हम जिन H+ आयनों की बात कर रहे हैं ना, उनकी संख्या किसी विलयन में बहुत ही अजीबोगरीब होती है। अजीबोगरीब कैसे? उदाहरण के लिए एक कमजोर एसिड में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन 0.00001 हो सकती है। अब विज्ञान की प्रयोगशाला में हर बार इतने सारे शून्य लिखना और उन्हें कैलकुलेट करना व्यवहारिक तो नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल। बार बार इतने दशमलव और शून्य गिनना तो किसी भी वैज्ञानिक के लिए सिरदर्द बन सकता है। बस इसी सिरदर्द को दूर करने के लिए लॉग का आविष्कार किया गया। लॉग का मुख्य काम बस इतना है कि वो उन सारे शून्यों को गिन लेता है और हमें एक छोटा साफ सुथरा नंबर दे देता है। अच्छा। हाँ, जैसे 0.00001 में दशमलव के बाद 5 स्थान है, जिसे विज्ञान की भाषा में 10 की घात -5 लिखा जाता है। लॉग इस 10 की घात को एक साधारण नंबर 5 में बदल देता है। ठीक है, तो लॉग का काम समझ में आ गया कि वो बड़े और जटिल नंबरों को समेटने का काम कर रहा है। लेकिन उस सूत्र में आगे एक माइनस का निशान भी लगा हुआ है। वो क्या कर रहा है? वो माइनस का निशानी इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा रहस्य है। माइनस का मतलब है कि यहाँ एक उल्टा रिश्ता या इन्वर्स रिलेशनशिप है। उल्टा रिश्ता? हाँ, अगर किसी लिक्विड में हाइड्रोजन आयन की संख्या बहुत ज्यादा है तो उसका pH नंबर कम होगा, और अगर H+ आयन बहुत कम है तो pH नंबर बड़ा होगा। ये माइनस का निशान यही सुनिश्चित करता है कि जब आयन बढ़े तो नंबर गिरे। तो अगर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे किसी छात्र के नजरिए से देखें, जैसा कि स्रोत सामग्री में एजुकेटर ने बताया है, तो क्या इस सूत्र पर आधारित संख्यात्मक प्रश्नों को बिना किसी कैलकुलेटर के हल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। एजुकेटर ने इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और सीधा शॉर्टकट दिया है। अगर परीक्षा में सवाल आता है कि मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है, तो उसका pH क्या होगा? तो इसमें छात्र को क्या करना चाहिए? छात्र को लंबे चौड़े कैलकुलेशन में उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसे बस वो घात यानी पावर देखनी है। 10⁻³ है तो सूत्र का माइनस उस -3 को प्लस बना देगा, यानी सीधा जवाब होगा pH 3। अरे वाह, है ना आसान? अगर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻8 है तो pH होगा 8। ये गणित को एक खेल बनाने जैसा है। ये तरीका वाकई रटने की आदत को खत्म कर सकता है। अब तक हमने 0 से 14 के स्केल के पीछे का रहस्य और गणितीय सूत्र को समझ लिया, लेकिन ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे वास्तविक दुनिया में लागू न किया जाए। सही कहा आपने। तो थ्योरी के बाद अब बात करते हैं इसके रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग की। नोट्स में नींबू, साबुन और मानव शरीर के बेहतरीन उदाहरण दिए गए हैं। रोजमर्रा के उदाहरण ही तो इस विज्ञान को जीवंत बनाते हैं। नींबू से ही शुरू करते हैं। जब नींबू का रस जीभ पर पड़ता है तो जो खट्टापन महसूस होता है ना, वो उसमें मौजूद सिट्रिक एसिड के कारण होता है। तो इसका pH कितना होता है? इसका pH लगभग 2 या 3 के आसपास होता है, मतलब काफी एसिडिक है। वहीं दूसरी तरफ नहाने का साबुन या डिटर्जेंट है, इनका pH 9 या 10 के आसपास होता है, जो इन्हें बेसिक बनाता है।
साबुन छूने में चिकना होता है और अगर कभी मुंह में चला जाए तो स्वाद में थोड़ा कड़वा। लेकिन साबुन को क्षारीय मतलब बेसिक ही क्यों बनाया जाता है? हम शरीर साफ करने के लिए किसी एसिडिक चीज का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इसके पीछे का रासायनिक कारण क्या है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। देखिए, हमारे शरीर की त्वचा लगातार पसीना और एक प्राकृतिक तेल निकालती है जिसे सीबम कहते हैं, जो थोड़ा एसिडिक होता है। ओके। तो दिन भर की जो धूल और गंदगी है वो इसी एसिडिक तेल में चिपक जाती है। अब पानी अकेला इस तेल को नहीं धो सकता क्योंकि तेल और पानी तो मिलते नहीं है। हाँ, वो तो अलग अलग रहते हैं। बिल्कुल। तो साबुन जो कि बेस है वो त्वचा के इस एसिडिक तेल के साथ सैपोनिफिकेशन नाम की एक रासायनिक प्रक्रिया करता है। बेस उस तेल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है जिससे गंदगी ढीली पड़ जाती है और पानी के साथ आसानी से बह जाती है। इससे ये साफ होता है कि सफाई की प्रक्रिया असल में एसिड और बेस के बीच चल रही एक रासायनिक लड़ाई है। बिल्कुल सही। अब पेट के एसिड वाले उस तथ्य पर आते हैं जिसका जिक्र मैंने बिल्कुल शुरुआत में किया था। नोट्स बताते हैं कि पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है उसका पीएच 1 से 2 के बीच होता है। अगर ये रिक्टर स्केल की तरह काम करता है तो ये बहुत ही ज्यादा संक्षारक या कोरोसिव होना चाहिए। तो हमारा पेट खुद ही क्यों नहीं पच जाता या जल जाता? पेट के अंदर म्यूकस नाम की एक बहुत ही मोटी चिपचिपी और बेसिक परत विकसित की है। अच्छा, तो वो परत बेसिक होती है। हाँ, ये परत उस तेज एसिड और हमारे पेट की नाजुक कोशिकाओं के बीच एक ढाल का काम करती है। एसिड उस परत को पार ही नहीं कर पाता। तो जब किसी को बहुत तीखा या तला हुआ खाना खाने के बाद एसिडिटी या सीने में जलन महसूस होती है तो क्या उस समय ये ढाल कमजोर पड़ जाती है? ढाल कमजोर नहीं पड़ती, बल्कि जब पेट जरूरत से ज्यादा एसिड बनाने लगता है तो वो अतिरिक्त एसिड इस म्यूकस की परत को पार करके ऊपर भोजन नली की तरफ यानी ईसोफेगस की तरफ जाने लगता है। ओ, और वहां कोई सुरक्षा परत नहीं होती? एकदम सही पकड़े। भोजन नली में ऐसी कोई सुरक्षा परत नहीं होती, इसीलिए हमें वो भयानक जलन महसूस होती है। ऐसे में हम जो दवाइयाँ या एंटासिड लेते हैं जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वे असल में माइल्ड बेस होते हैं और वे जाकर उस अतिरिक्त एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब दोनों मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। एंटासिड उस एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके नमक और पानी बना देता है और जलन तुरंत शांत हो जाती है। ये पूरा का पूरा शरीर के अंदर चल रहा रसायन विज्ञान है। इसी तरह हमारे रक्त का यानी ब्लड का पीएच भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कहता है। हाँ, मैंने नोट्स में देखा कि स्रोत सामग्री के अनुसार रक्त का पीएच लगभग 7.35 से 7.45 के बीच होता है। ये तो 7 के न्यूट्रल बिंदु से थोड़ा सा ही ऊपर है। क्या शरीर के लिए इस बेहद छोटे से दायरे में रहना इतना जरूरी है? ये बीच की लकीर है, ऐसा समझ लीजिए। अगर रक्त का पीएच 7.35 से नीचे गिरकर 7.0 की तरफ जाने लगे या 7.45 से ऊपर उठकर 7.8 की तरफ जाने लगे तो शरीर की कोशिकाएं काम करना बंद कर देंगी। हाँ, इतना खतरनाक है ये? हाँ, इंसान कोमा में जा सकता है। शरीर के जो प्रोटीन्स है ना, उनका आकार बिगड़ने लगता है। लेकिन शरीर इस संतुलन को बनाए कैसे रखता है? क्योंकि हम तो दिन भर कभी एसिडिक कॉफी पीते हैं तो कभी कोई बेसिक चीज खा लेते हैं। ये तो ऊपर नीचे होना चाहिए। इसे बनाए रखने के लिए शरीर में एक बहुत ही चालाक बफर सिस्टम काम करता है। हमारे रक्त में बाइकार्बोनेट जैसे विशेष रसायन होते हैं। अगर रक्त में एसिड बढ़ने लगता है तो ये रसायन उसे सोख लेते हैं, और अगर बेस बढ़ने लगे तो वे उसे संतुलित कर देते हैं। इसके अलावा हमारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर, जो कि रक्त में घुलकर एसिड बनाती है, और हमारी किडनियां पेशाब के जरिए अतिरिक्त एसिड या बेस को शरीर से बाहर निकालकर इस 7.4 के जादुई नंबर को बनाए रखती हैं। ये वाकई हैरान कर देने वाली मशीनरी है हमारे शरीर की। अब सवाल ये आता है कि प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक इस पीएच को मापते कैसे हैं? हर लिक्विड को चखना तो संभव नहीं है, क्योंकि बैटरी का पानी या सल्फ्यूरिक एसिड चखना तो जानलेवा हो सकता है। चखना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हाँ, तो एजुकेटर के नोट्स में पीएच पेपर और इंडिकेटर्स का उल्लेख किया गया है। ये इंडिकेटर रंग कैसे बदलते हैं? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये प्रयोगशाला का सबसे जादुई लगने वाला हिस्सा है।
इंडिकेटर्स ऐसे जटिल कार्बनिक अणु होते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनका आकार इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास कितने हाइड्रोजन आयन हैं। ओके, तो जब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? जब आप पीएच पेपर को, जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर से रंगा होता है, किसी एसिड में डालते हैं तो एसिड के ढेरों H+ आयन उस इंडिकेटर के अणु से जाकर चिपक जाते हैं। और उनके चिपकने से क्या होता है? H+ आयनों के चिपकने से उस अणु की भौतिक संरचना यानी उसका जो शेप है वो थोड़ा सा बदल जाता है। आकार बदलने की वजह से वो अणु प्रकाश को यानी लाइट को अलग तरीके से सोखने और परावर्तित करने लगता है। अच्छा, मतलब ये प्रकाश के तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ का खेल है? एकदम सही। जब अणु का आकार बदलता है तो वो लाल रंग के वेवलेंथ को वापस हमारी आंखों की तरफ फेंकता है और कागज हमें गहरा लाल दिखने लगता है। लाल रंग का मतलब है कि वो एक बहुत शक्तिशाली एसिड है, जैसे pH 0 या 1। और अगर थोड़ा कमजोर एसिड हो तो? अगर वो थोड़ा कमजोर एसिड है तो अणु का आकार थोड़ा अलग होगा और वो नारंगी या पीला रंग परावर्तित करेगा। और अगर चीज न्यूट्रल हो, जैसे शुद्ध पानी, तब क्या रंग दिखेगा? तब कागज हरा दिखाई देगा। हरा रंग वैसे भी संतुलन का प्रतीक है। और जब हम बेसिक यानी क्षारीय सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो वे H+ आयन इंडिकेटर के अणु से टूटकर अलग हो जाते हैं। तो फिर से आकार बदल जाएगा? हाँ, अणु का आकार फिर बदलता है और वो नीला या गहरा बैंगनी मतलब पर्पल रंग परावर्तित करने लगता है। गहरा बैंगनी मतलब बहुत शक्तिशाली बेस जो pH 14 के करीब हो। लाल रंग एसिड के लिए, हरा न्यूट्रल के लिए और नीला बेस के लिए। ये समझना बहुत ही तार्किक लगता है। नोट्स में ये भी बताया गया है कि YouTube एजुकेटर्स इस जानकारी का इस्तेमाल बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए कैसे करते हैं। उन्होंने कुछ खास MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों की ट्रिक्स बताई हैं जो छात्रों को उलझा सकती हैं। हाँ, एक शिक्षक का ये पहलू बहुत ही काम का होता है। परीक्षाओं में अक्सर उसी उल्टे रिश्ते पर सवाल पूछे जाते हैं जिस पर हमने पहले चर्चा की थी। एक बहुत ही आम सवाल जो बोर्ड परीक्षाओं में आता है, यदि किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ रही है तो उसके pH मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर किसी ने गहराई से नहीं पढ़ा है तो वो सोचेगा कि आयन बढ़ रहे हैं तो pH भी बढ़ना चाहिए, है ना? बिल्कुल। और यही छात्र गलती कर बैठते हैं। एजुकेटर्स जोर देकर समझाते हैं कि H+ आयन बढ़ने का सीधा मतलब है कि वो चीज़ ज़्यादा एसिडिक हो रही है, और ज़्यादा एसिडिक होने का मतलब है pH स्केल पर नीचे की तरफ खिसकना। तो सही जवाब होगा कि pH मान घटेगा। कमाल की ट्रिक है ये। इसी तरह एक और मशहूर सवाल होता है लिटमस पेपर का। वो जिसमें पूछा जाता है कि नीले लिटमस को लाल कौन करेगा? हाँ, वही। इसका याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका एजुकेटर बताते हैं। एसिड शब्द D अक्षर से खत्म होता है और रेड शब्द भी D से खत्म होता है, तो एसिड नीले लिटमस को लाल यानी रेड कर देता है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। और सुनिए, बेस शब्द B से शुरू होता है और ब्लू शब्द भी B से शुरू होता है, तो बेस लाल लिटमस को नीला यानी ब्लू कर देता है। इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक से कठिन लगने वाली केमिस्ट्री बहुत ही आसान और स्कोरिंग बन जाती है। ये वाकई बहुत ही शानदार और याद रहने वाली तकनीक है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो ये समझ आता है कि pH सिर्फ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का कोई सूखा हुआ फॉर्मूला नहीं है। हमने देखा कि कैसे 0 से 14 का ये पैमाना पानी की अपनी प्रकृति से तय होता है। सही कहा। हमने समझा कि कैसे ये एक रिक्टर स्केल की तरह काम करता है, जहां हर एक नंबर एसिडिटी को 10 गुना बढ़ा देता है। और हमने ये भी जाना कि माइनस लॉग वाला फॉर्मूला छात्रों को डराने के लिए नहीं, बल्कि बड़ी संख्याओं को आसान बनाने के लिए है। प्रकृति ने हमारे पेट के अंदर एसिड और म्यूकस का जो संतुलन बनाया है, या रक्त के अंदर बफर सिस्टम का जो जाल बिछाया है, वो दर्शाता है कि जीवन पूरी तरह से एक सटीक रासायनिक संतुलन पर टिका हुआ है। बिल्कुल। इस चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि विज्ञापन एजेंसियां जब pH बैलेंस का दावा करती हैं तो वो असल में इसी जटिल रासायनिक संतुलन की बात कर रही होती हैं, ताकि हमारी त्वचा का प्राकृतिक एसिडिक स्तर सुरक्षित रहे। जी बिल्कुल। आज के इस विशेष विश्लेषण को समाप्त करने से पहले स्रोत सामग्री से परे एक विचारणीय तथ्य सामने रखना चाहूंगा। आज हमने जाना कि हर छोटी चीज का अपना एक तय pH होता है जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर है। अब जरा बड़े पैमाने पर सोचने वाली बात है। किस बारे में? हमारे महासागरों का पानी हल्का सा बेसिक होता है जिसका pH लगभग 8.1 के आसपास होता है।
लेकिन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से ये पीएच धीरे धीरे गिर रहा है, यानी महासागर ज्यादा एसिडिक हो रहे हैं। ये तो गंभीर विषय है। भले ही ये गिरावट 8.1 से 8.0 की हो, जो देखने में सिर्फ 0.1 का अंतर लगता है, लेकिन आज हमने सीखा कि ये एक लॉगरिदमिक स्केल है। 0.1 की इस मामूली सी लगने वाली गिरावट का मतलब है कि महासागरों की एसिडिटी लगभग 30% बढ़ चुकी है। बाप रे, 30%? हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये थोड़ा और नीचे खिसक गया तो समुद्र में मौजूद कोरल रीफ्स यानी मूंगे की चट्टानें और सीपियों वाले जीवों के कवच का क्या होगा? क्या वे इस बढ़ते तेजाब में घुल नहीं जाएंगे? इस बदलाव का हमारी पृथ्वी की पूरी पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम पर क्या भयानक असर होगा? ये सच में सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान की किताबों से निकलकर सीधे हमारे भविष्य से जुड़ता है। इस विचार के साथ ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली बार किसी चीज़ का खट्टापन महसूस करने पर या किसी विज्ञापन को देखने पर रसायन विज्ञान का यह अदृश्य तराजू जरूर याद आएगा। सीखते रहिए और अपने आसपास के विज्ञान पर नजर रखिए।